BHDC 134 चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 5 था ना उसी से रिलेटेड क्या है चैप्टर नंबर 6 है। ये भी क्या है नमक का दरोगा। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, क्योंकि नमक का दरोगा जो मैंने कहानी बताई है उस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा चैप्टर नंबर 5 में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 जो नमक का दरोगा कहानी को, स्टोरी को पूरा ध्यान रखना। प्रेमचंद की एक कहानी है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें तो दो तीन चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें एक तो एक चीज पूछेगी 6.3 देखिएगा क्या है, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण किसका, जिसमें कैरेक्टर हैं, जैसे हम बात करें जैसे बंसीधर का, ठीक है, या उसका ओपी दीन का, यानी जो जिसका मैंने बोला था कि जो जिनका नमक की जो कारोबार करते थे, स्मगलिंग करते थे, यानी गैर कानूनी रूप से कार्य करते हैं, यानी जमींदार जो हैं, इनके हो गया, ठीक है, इनका पात्र हो गया। या जो पंडित बंसीधर है उनके पिताजी का कैरेक्टर कैसा, जो अपने बच्चों को सिखा रहे थे भैया तुमको करप्शन कैसे करना है, तुमको भ्रष्टाचार कैसे करना है, सारी चीजें कह रहे थे ना, बोला नहीं कि एक सिखा पढ़ा करके उनको भेजा था, ठीक है। तो यानी इसमें पात्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इसमें जो है 6.5, इसमें ध्यान रखना 6.5 संरचना शिल्प। ये बहुत पूछा जाता है, बेसिक चीज होती है हर चैप्टर में। संरचना शिल्प तुम्हें वैसे पता होगा, हिंदी इतना पढ़ रहे होगे, तो संरचना शिल्प इसमें पूछेगा। यानी 6.3 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और 6.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से बची एक चीज और चीज, ठीक है। इसमें से 6.4 कहानी का परिवेश। कहानी का परिवेश मतलब ये कहानी कब की है, कब लिखी गई, किस टाइम लिखी गई, उसका परिस्थिति कैसे थी, वो सारी चीजें क्या है। तो इसमें टोटल 3 बातें रहेंगी। कहानी का परिवेश आप पढ़ के करी जरूर जाइएगा, और 6.3 और 6.5 जो रहेगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 6.3 को देखेंगे, ठीक है। चरित्र चित्रण को चलते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें आइएगा 6.3, ये आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया है चरित्र चित्रण, ठीक है। 6.3 चरित्र चित्रण। देखो इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, यानी कितने पात्र हैं इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 2 हैं। पंडित ओपी दीन हैं, ठीक है। कौन है, पंडित ओपी दीन हैं, और दूसरे क्या हैं, मुंशी बंसीधर हैं। एक भैया एक दरोगा हैं, ठीक है, जो ईमानदार हैं, और इन्हीं को इन्होंने स्मगलिंग करते, भ्रष्टाचार करते हुए, नमक का काला बाजारी करते हुए जिनको पकड़वाया था पंडित ओपी दीन है। ये इसमें 2 कैरेक्टर हैं मुख्य, जैसे मैंने पहले बताया। इनमें भी मुंशीधर कहानी के नायक हैं, यानी जो मुंशीधर हैं, पंडित मुंशीधर कहानी के नायक हैं, वही नमक के दरोगा हैं, यानी वही नमक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दरोगा हैं। कहानी उनके क्रियाकलापों का वर्णन करती है, यानी उन्हीं के बारे में बताती है। इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। पंडित ओपी दीन भी कला की दृष्टि में सहायक के पात्र ही माने जाएंगे। उनके अलावा कुछ अन्य पात्र हैं जो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कहानी के चरित्रों को समझाने के लिए पहले सहायक पात्रों को समझने का प्रयास करते हैं, यानी इसमें मेन पात्र नहीं, जो सहायक पात्र हैं, ठीक है, जो सपोर्टिंग रोल है, जैसे किसी फिल्म में सुनती होगी ना, वही सपोर्टिंग एक्टर हैं। मेन एक्टर तो हीरो रहता है, लेकिन उसमें सपोर्टिंग एक्टर भी रहते हैं ना, सहायक, जो जैसे मान लो माँ है, बाप है, मान लो एक हीरो है, उसके मान लो बहन है, भाभी हैं, या और लोग हैं, भाई जो अलग है, उनकी बात कर रहे हैं। तो सहायक पात्र कौन कौन से, पहले उनको देखते हैं। सहायक पात्र देखो, नमक का दरोगा में 2 सहयोगी पात्र हैं। एक अनुपस्थित सहयोगी पात्र है, दूसरा उपस्थित है, यानी एक तो हमें दिखाई देता है, दूसरा दिखता नहीं है जरूर। अनुपस्थित सहयोगी पात्र वह पात्र हैं जो कहानी में स्वयं आते नहीं, यानी कहानी में तो आते नहीं, परंतु वह सक्रिय रूप से कहानी के अर्थ विकसित करते हैं। ऐसे ही अनुपस्थित पात्रों में डिप्टी मजिस्ट्रेट आते हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट यानी जो जज था, जिसने फैसला सुनाया था, ठीक है, जो स्वयं तो नहीं आते परंतु उनका आदेश आता है, ठीक है। उनके आदेश से ही पंडित ओपी दीन बरी हो जाते हैं और पंडित मुंशीधर की नौकरी चली जाती है। वो तो बरी हो गए, लेकिन बेचारे उनकी नौकरी चली गई। इस तरह मुंशीधर की मां अनुपस्थित पात्र है। जो मुंशीधर है उनकी जो मां है वो भी नहीं दिखाई देती हैं, परंतु इनकी निराशा को लेखक ने चित्रित किया है। मुंशीधर की पत्नी भी नौकरी छूट जाने के बाद सीधे मुंह बात नहीं करती है। जो नमक का दरोगा थे ना, जब उनकी नौकरी चली जाती है ना, तो उनकी पत्नी जो होती है वो भी उनसे सही से बात नहीं करती ना, भाई पैसे का तो हर कोई है,
पैसा नहीं तो पत्नी कहाँ से बात करेगी, ठीक है, वो भी बात नहीं करती है सीधे मुंह। इसी तरह सिपाही है, चौकीदार है, गाड़ीवान है जिसका जिक्र आता है, जिनको बोलते हैं ना भाई तुम्हारी नौकरी लग जाएंगी तो तुमको गाड़ीवान मिलेगा, चौकीदार मिलेगा, सिपाही उपाही जिनका। कचहरी के वर्णन में वकील हैं, वकील सारे आते हैं, ये सभी लोग हैं। अनुपस्थित सहयोगी क्या, उपस्थित सहयोगी कौन कौन है, यानी जो हमें दिखाई देते हैं। जो इस श्रेणी में पात्रों में मुंशी बंसीधर के पिता आते हैं। एक तो मुंशीधर के पिता हैं, वह कहानी में 2 बार आते हैं। पहली बार वह तब आते हैं जब बंसीधर नौकरी के लिए जाने वाले हैं और उस समय वह वेतन और रिश्वत के बारीक अंतर को समझाते हैं, जिससे कहते हैं कि वेतन तो पूर्ण मासिक का चंदा है जो एक दिन आता है और घटते घटते एक दिन समाप्त हो जाता है। मनुष्य वेतन देता है, ऊपरी आय तो झरने की तरह हमेशा प्यास बुझाता है और यह आय ईश्वर देता है। और फिर घर में बहने और उसका ब्याह करना। पंडित मुंशीधर के जो पिता हैं वो कह रहे हैं भाई बेटा, जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है तो एक दिन मिलता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो रिश्वत मिलती है ना, वो हमेशा मिलती है और जो हमेशा हमारी प्यास बुझाएगी। तुम्हारी बहनें भी हैं, उनकी शादी भी करना है, इसलिए बेटा तुम रिश्वत और इसका देख लेना। लेकिन उनको समझा पढ़ा के भेजे थे ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए गजरमंद से अधिक रुपए वसूल करना, यानी जो कहता है जिसको काम बहुत जरूरी काम हो, ठीक है, जो काम करवाने के लालायित हो, यानी जो हो, ठीक है, उससे कह रहे हैं रुपए खूब वसूलना, वह दे देगा। जिसको गरज ना हो उससे थोड़े कम में ही संतोष कर लें। जो गरजमंद हो यानी जिसको बहुत जरूरत है वो पैसा तो बहुत देगा, लेकिन जिसको गरज ना हो, जिसको काम की बहुत ज्यादा हो, वो कम भी पैसा देगा, तो उसको भी ले लेना। ये उसको क्या पंडित मुंशीधर को बता रहे हैं, उनके पिताजी बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी में पिता तब आते हैं जब मुंशीधर की नौकरी छूट जाती है दूसरी बार। एक तो नौकरी जाते समय ज्ञान दे रहे थे, बेटा रिश्वत लेना है और फलाना फलाना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बार इसमें कहानी में तब आते हैं जब वह नौकरी छोड़ करके चले आते हैं, ठीक है, छूट जाती है। बंसीधर की ईमानदारी के कारण नौकरी छूटने की घटना से पिता बहुत निराश हैं। पिताजी बहुत दुखी हैं, भाई इसने कहते हैं इतना ईमानदार था, नौकरी इसकी चली गई, ठीक है। उन्हें बंसीधर की यह ईमानदारी जरा भी पसंद नहीं आई। अपने बेटा जो ईमानदार है उसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते हैं। वह खूब खरी खोटी सुनाते हैं, यानी इसको गाली देना है बच्चे या समझाना बुझाना नहीं, बल्कि उसको उलाहने देना, ताने मारना, खरी खोटी ताने मार रहे हैं। कुछ दिन वह कहानी में बने रहते हैं। पंडित ओपी दीन जब उनके घर आते हैं तो वह उसकी चापलूसी करने लगते हैं। जब वो आता ना, वो क्या बोलते हैं, जो जमींदार आता है उनके घर पर नौकरी के लिए, बोलता कि चलो, तो उसकी चापलूसी करने लगते हैं। उसके सामने बंसीधर की हिमाकत की निंदा करते हैं, ठीक है, यानी जो हिमाकत की थी उसकी निंदा करते हैं, यानी इनको क्यों पकड़वा दिया था, ठीक है। कहानी में जमादार बदलू सिंह आते हैं। इसमें एक बदलू सिंह है। उन्हें मुंशी बंसीधर आदेश देते हैं कि पंडित ओपी दीन को गिरफ्तार कर ले। कचहरी के पूरे वातावरण का वर्णन प्रेमचंद स्वयं करते हैं, जिसमें चपरासी वकील आदि होते हैं, परंतु इनमें से किसी का चेहरा नहीं आता। वह कचहरी के अतिरिक्त पात्र हैं कचहरी में। अब हम बात करेंगे मुख्य पात्र पंडित ओपी दीन। पंडित ओपी दीन जब कहानी में पहली बार आते हैं तो वह अपनी हैसियत और पंडिताई का परिचय देते हैं। वह मुंशीधर से मिलते हैं और तो वंशीधर का अभिवादन तक नहीं करते हैं, परंतु उन्हें आशीर्वाद देते हैं, इनको दरोगा को। पंडित ओपी दीन बड़े जमींदार हैं। उनके कई तरह के कारोबार हैं जिनका जिक्र कहानी में नहीं किया गया है। नमक की तस्करी भी उनका कारोबार ही था। नमक की तस्करी यानी काला बाजारी, स्मगलिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इस कारोबार के कारण सरकारी कर्मचारियों को बराबर रिश्वत दिया करते थे, यानी पैसा खिलाते पिलाते, सरकारी रिश्वत देते थे। यह सेवा सत्कार के रूप में हमेशा चलता रहने वाला कार्य था, इसलिए वह चलते पुर्जे वाले आदमी माने जाते थे। न्यायालय में वह प्रतापी सिंह के समान थे। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात अभियोग का मुकदमा चलने पर यहाँ लोगों को उनके कार्य पर आश्चर्य नहीं हो रहा था। उनको आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि जिसके पास असाध्य साधन है, करने वाला धन अन्यथा चलता है, वो क्यों कानून पर पंजे में आएगा। कहानी में पंडित ओपी दीन जब अभी आते हैं तो वह वाक चौत्र से पाठक को प्रभावित करते हैं। अधिकारी से लेकर के चपरासी तक सभी कचहरी में उनके सहयोगी के रूप में दिखाई देते हैं, यानी जो पैसे वाले जो जमींदार हैं
जब कचहरी में जाते कचहरी वाले कांप जाते हैं, सब उनके सहयोगी एक प्रकार से उनके सामने रेंगते हुए नजर, उनकी चापलूसी करते हुए दिखाई देते हैं। जब वह बाइज्जत छूटते हैं तो कुछ लोग कुछ बोलते नहीं अपितु मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, यानी जब छूट जाते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं। जैसे कोई गुंडा बदमाश जब छूटता तो बाहर जब छूट जाता तो हंसता है, मुस्कुराता है। उनकी मुस्कुराहट ग्लानि नहीं बल्कि विजय की है। जैसे मान लो कोई चोर चंडाल हो ना, चोर और हो ना, और जब अदालत से छूट जाता तो हंसता है, वो नहीं करता कि मैंने चोरी की है, पाप किया है, नहीं, बल्कि तो सोचेगा कि मैं तो विजय जीत गया हूँ। ठीक है। जब मुंशी बंसीधर की नौकरी छूट गई, वह बेसहारा हो गए, तब यही पंडित ओपी दीन उनके पास गए और उनको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। इसी ईमानदारी की प्रशंसा करके पंडित ओपी दीन ने मुंशी बंसीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर बनाना चाहते हैं। जब वह परिचित मित्र, वकील, परिवार के लोग बंसीधर की निंदा कर रहे थे, उसी समय पंडित ओपी दीन अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए आगे की सोच रहे थे। यही काम मुंशी बंसीधर बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यही से दूरदृष्टि पंडित ओपी दीन के मौके का लाभ उठाने वाला व्यक्ति हमें नजर आता है। सिर्फ पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है, रिश्ते कमाना, मनुष्यों की पहचान करना। भाई सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लोगों की पहचान करो, लोगों के काम आओ, सही व्यक्ति को जिम्मेदारी देना, यही सफल व्यापारी का लक्षण है। आज हम इस कहानी की जो व्याख्या करें, उस युग में यह कहानी और यह पात्र प्रशंसा का हकदार बन गया था। अब हम बात करेंगे मुंशी बंसीधर के बारे में। ठीक है, जो मेन पात्र हैं, जो नमक का दरोगा हैं। मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा कहानी के नायक हैं, यानी क्या हैं, कहानी के नायक हैं और ये दरोगा हैं। ठीक है, उनकी क्रियाकलाप और चरित्र पर ही यह कहानी लिखी गई, यानी पूरी कहानी मुंशी बंसीधर जो नमक के दरोगा हैं उन्हीं की ऊपर कहानी लिखी गई और पूरी कहानी उन्हीं की इर्द गिर्द घूमती है। प्रेमचंद ने आरंभ में उनकी शिक्षा का परिचय दिया है। उस काल में लोग फारसी की प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस की कविताएं पढ़कर सरकार में उच्च पद प्राप्त करते थे। मुंशी बंसीधर जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार को अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने जीवन की व्यवहारिकता और जटिलताओं का अनुभव नहीं था। अनुभवी होते तो वे अपने भी पिता की चालाक और रिश्वतखोरी के समर्थक होते और तब वो इस कहानी के नायक नहीं बनते। करें कि वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं है अपने पिता की तरह। पिता तो उनके बहुत चालाक थे ना, बेटा जाकर के रिश्वत ले लेना, फलाना कर लेना, वेतन जो होता, सैलरी जो मिलती है तो एक दिन मिलती है, खत्म हो जाती है, रिश्वत का पैसा तो हमेशा मिलता ही रहेगा। इस प्रकार से पिता की तरह नहीं है। आगे प्रेमचंद कहानी में मुंशी बंसीधर की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे आज्ञाकारी पुत्र हैं। वह इस अर्थ में आज्ञाकारी थे कि पिता की बातों को ध्यान से सुनते हैं, मानते नहीं हैं। सुना था उन्होंने अपने पिता की बातों को, रिश्वत लेना है, सुना था। सुनने जो उन्होंने पिताजी की जो अपनी बातें सुनी थी, इसलिए उनको प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि आज्ञाकारी हैं। किसी की बात का विरोध नहीं किया उन्होंने, कभी भी किसी बात का, पिताजी की बात का विरोध नहीं किया। पिताजी क्यों कर रहे हो रिश्वत लेने के लिए, सुन लिया बस, लेकिन लिया नहीं। ठीक है, हालांकि उनके अनुसार जीवन नहीं जिया, यानी जैसे वो बताते थे। ऊपरी कमाई के समर्थन की बातें सुनने के बाद प्रेमचंद उनके बारे में लिखा, इस वृत्त संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्म बलन सहायक है। अर्थात उनके लिए ना पिता के धन कमाने के दूसरे साधन संबंध उपदेश महत्वपूर्ण थे, ना ही साथ देने वाले कर्मचारी। उनकी मानसिकता ईमानदारी से कार्य करना और समाज में बेहतर बनने को दिखाई देता था, यानी वो ईमानदारी से काम करते थे। ठीक है, अपनी कार्य कुशलता और उच्चतम व्यवहार है, यानी वो क्या है, अपनी काम को बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और जो व्यवहार है उत्तम आचार व्यवहार है उनके से। उनके अफसर भी उनकी प्रशंसा करते थे, यानी जो बड़े अफसर थे वो भी मुंशी बंसीधर की प्रशंसा करते थे। जब तक जीवन सामान्य गति से चल रहा था, एक दिन उनके सामने नमक की तस्करी का एक प्रकरण आया। नमक की तस्करी रोकने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। यद्यपि प्रेमचंद ने कहानी का आरंभ में ही बता दिया कि नमक की तस्करी रुक नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध संभव नहीं है। लोग चोरी छिपे
व्यापार तो करेंगे ही, हालांकि मुंशी जी अपनी जानकारी में इसे होने नहीं देंगे। साथ ही यह कहानी में प्रकट हो जाता है कि तस्करी रोकने के प्रयास करने वाला दरोगा इस विभाग में नौकरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें विभाग छोड़ करके जाना होगा। ये प्रेमचंद बता रहे हैं कहानी में से। भाई आज के समय में जो व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी करेगा वो नहीं कर सकता है, लोग उसको भगा देंगे, लोग उसको परेशान करेंगे। तो पहले की बात थी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज अगर कोई ईमानदारी करेगा तो नौकरी कर पाएगा। आप सोचिए, अगर किसी डिपार्टमेंट में जाकर के तुम ईमानदारी से नौकरी करोगे, भाई 10 आदमी तो भ्रष्ट हैं, तुम अकेले ईमानदारी करोगे, सब लोग तुमको निकाल कर भगा देंगे, चाल चलेंगे, तुमको परेशान कर देंगे, तुम ऐसे भाग जाओगे। आज के समय में आज तो ऐसा होगा, ठीक है। तो वही प्रेमचंद बता रहे हैं कि वह उस विभाग में दरोगा की नौकरी नहीं कर पाएंगे, जिन्हें विभाग छोड़कर जाना होगा। यह ज्ञान मुंशीधर को था, यानी मुंशीधर को पता था, नौकरी इसलिए छोड़ दी कि इस विभाग में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जहां पर 100 लोग भ्रष्ट हैं, मैं अकेला ईमानदार हूं, इसलिए नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पंडित ओपी दीन से कहा, मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव में इस त्रुटि की आपूर्ति कर देता है, केवल पिता द्वारा दिए गए उपदेश ही उनकी थोती है, उनमें अनुभव की कमी थी। यहां तक कि शिक्षा का प्रश्न है, वह फारसी प्रेम कथाएं पढ़कर आए थे, उनको अमेरिका की खोज के महत्व के बारे में समझना थी। उनमें तो सब गुण था, वह ईमानदार थे, किसी भी लोभ लालच या भय से डिगने वाले नहीं थे। कौन? जो है मुंशी बंसीधर, ठीक है। पंडित ओपी दीन के शब्दों में मुंशी बंसीधर उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा हैं। इसी गुण के कारण पंडित ओपी दीन पराजित होकर के भी मुग्ध हैं, यानी बड़े प्रसन्न थे कि मुझे हरा दिया, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो ईमानदार है। प्रेमचंद भी इसी कारण मुंशी जी के समर्थक दृष्टिगत होते हैं, यानी प्रेमचंद जो कहानी लिख रहे हैं वो भी पंडित मुंशीधर की जो ईमानदारी उसके प्रति जो समर्पित हैं, जो बताते हैं इसको। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया क्या है, कहानी का परिवेश, ठीक है। कहानी कब की लिखी गई है, कहानी के परिवेश के बारे में यहां पर बताया गया। थोड़ा सा हम लोग कहानी का परिवेश भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिएगा 6.4 कहानी का परिवेश। देखो, एक निम्न मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के परिवेश की कहानी से आरंभ होता है, यानी एक गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है, यहां से कहानी की भैया शुरुआत होती है और आगे चल करके कहानी नदी के किनारे पहुंच जाती है, यानी कहानी धीरे धीरे पहुंच करके कहां पहुंचती है, नदी के किनारे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, तस्करी के लिए सब अच्छा था। इस काल में नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, यानी उस टाइम शराब वराब पी करके सब लोग मस्त थे, और वो पंडित जो है ओपी दीन वो तस्करी करने के लिए चले थे, ठीक है। सबको दरोगा अपने कमरे में सो रहे थे। कौन? पंडित जो मुंशीधर, पंडित मुंशीधर जो है, ठीक है, मुंशीधर। उसी समय ओपी दीन की गाड़ियां नमक भर करके नदी पार कर रही होती हैं। दरोगा जी की नदी में प्रवाह की गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों के कोलाहल सुनाई पड़ता है। इस परिवेश में पंडित ओपी दीन और पंडित मुंशीधर की बीच बहस होती है, जिसे सुनकर गाड़ीवान की हलचल मच गई। यहीं पंडित ओपी दीन मुंशी बंसीधर द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है। यहीं पर उन्होंने क्या कर लिया था, नदी के किनारे उन्होंने क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। कहानी का अगला हिस्सा कचहरी में घटित होता है। अगला जो पार्ट है वो कचहरी में हो रहा है, ठीक है। यहां आने के बाद ओपी दीन का आत्मविश्वास लौट आया। अरे भाई, जहां पर उसने पैसे दे दे करके दुनिया भर के मुकदमे जीत लिए हैं, कभी जेल नहीं गया है, सब लोग उसके पैरों में पड़े रहते हैं, वहां तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर, कहीं तुम बाहर गए हो तो वहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर तुम अपने इलाके में जाओगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से इनका है, ठीक है। वह इस अगध वन के सिंह है, यानी कह सकते इस जो जंगल है उसके शेर की तरह है, यानी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। यहाँ का सारा परिवेश तस्कर आरोपी पंडित ओपी दीन का पक्षधर है, यानी कह सकते हैं कि जिस अदालत में उनको लेकर के जाया गया है सभी लोग वहां उनके सपोर्टर हैं, ठीक है। सभी उस सजा से बचाने में लगे हुए, यानी सभी लोग पंडित जो ओपी दीन है, जो भ्रष्टाचार करप्शन कर रहे हैं, जो नमक की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं कि उसे न्याय कुछ खिसक सा हुआ है, पक्षपात निश्चित है। जिस बात से मुंशी बंसीधर आशंकित थे वही हुआ, पंडित ओपी दीन बरी हो गए। भैया पैसा वैसा दे करके बरी हो जाते हैं। न्यायालय ने ईमानदार दरोगा की हिमायत दी कि उसने अपने काम से सजग और सचेत रहना चाहिए। साथ ही यह भी जता कि मुंशी जी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा, यानी न्यायालय ने बताया कि आपने एक भले इंसान को परेशान कर दिया है, आपने इसको बेइज्जत किया है। न्यायालय यानी जज ने ये बोला,
भाई कोई भी आदमी अगर जब पकड़ा जाता है, उस पर जब आरोप सिद्ध नहीं होता तो पुलिस को और दुनिया भर को लोगों को यह बोला जाता है कि आपने एक आदमी को परेशान किया और आपने इन पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, और उनको बारियत बरी किया जाता है। यानी पंडित ओपी दिन को जब बरी किया जाता है तो अदालत मुंशी बंसीधर को यही कहती कि आपने एक भले इंसान को परेशान किया है। इसके सप्ताह बाद मुंशी बंसीधर की नौकरी चली गई और कहानी का परिवेश उनके घर सिमट आता है। यानी कि अब उनके घर की कहानी है, जहां कोई भी उनके साथ सहानुभूति नहीं पेश करता है, नहीं पंडित उनके मुंशी के साथ, यहां तक कि पत्नी भी उनसे बात नहीं करती है। ऐसे में उनके घर के बाहर एक सजा हुआ रथ आता है, हरे भरे गुलाबी पर्दे हैं, पहिया बैलों की जोड़ी है, उनकी गर्दनों में नीले धागे हैं, सींगे पीतल से जड़ी हुई हैं, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ आते हैं। इसके साथ पूरे साज सज्जा से बैठकर पंडित ओपी दीन मुंशीधर के घर आते हैं। बंसीधर के पिता ठकुर सुरागी कर रहे हैं। पंडित ओपी दीन मुंशी बंसीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का अस्थाई मैनेजर बनाने थे। और देख रहे हो कैसे वर्णन कर रहे हैं, प्रेमचंद बता रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, उनके जो रथ होता है, ऐसी प्रकार से प्रेमचंद वर्णन करते हैं किसी चीज का, कहानी का। ठीक है, तो ये प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, इसलिए वर्णन इसमें देखना कैसे बताते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो हरे हरे और गुलाबी पर्दे हैं, 6 पहिया बैलों की जोड़ी है, उनकी गर्दनों पर नीले धागे हैं, सींग पीतल से जड़ी हुई है, कई नौकर लाठियों पर कंधों पर लखे थे। इस पूरे साज सज्जा से वो आते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कौन, प्रेमचंद। ठीक है, पंडित ओपी दीन उनको एक मैनेजर बनाने थे। मुंशी जी ही पहले ही विनम्रता से मना करते हैं और फिर कृतज्ञ भाव से यह पद स्वीकार कर लेते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का परिवेश उस समय का है जब भारत में निजी सवारी के लिए धनाढ़ व्यक्तियों के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। यानी उस समय की कहानी है जब लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो काम करने के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। तस्करी का कार्य भी इसी बैलगाड़ी से होता था, यानी स्मगलिंग, खरीद फरोख्त भी बैलगाड़ी से किया करते थे। मोटर गाड़ी का आगमन, यानी उस समय मोटर गाड़ी नहीं आई थी। धनी लोग या तो सूदखोर होते थे या जमींदार होते, या तो ब्याज पर पैसे देते थे या तो क्या जमींदार होते थे। कल कारखानों का निर्माण तब नहीं, यानी उस समय कंपनी नहीं लगी थी। सरकारी अधिकारी भी धनाढ़ हुआ करते, यानी सरकारी अधिकारी रिश्वत ले लेकर के भैया अमीर बन जाते थे। रिश्वत सामान्य व्यापारिक व्यवहार था, यानी रिश्वत लेना ये आम बात थी उस समय। पक्की सड़कें नहीं बनी हुई थी और नदियों पर पुल भी नहीं थे, यानी उस समय क्या था, पक्की सड़क नहीं बनी थी और नदियों पर क्या थे, पुल भी नहीं हुआ करते थे। शिक्षा की स्थिति यह थी, लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। यानी लोग जैसे अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक जैसा मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज जमाना था। जातीय वर्गीय में समाज, यानी पूरा जो समाज था वो जात में या वर्गों में बटा हुआ था। इसलिए पंडित ओपी दीन मुंशी बंसीधर को प्रणाम या नमस्कार नहीं करते हैं, उनका अभिवादन नहीं करते हैं। अब तो उन्होंने पहले संवाद में ही आशीर्वाद देते हैं, यानी करें कि जैसे जो पंडित हैं वो मुंशी बंसीधर को प्रणाम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बड़े कास्ट के हैं, बड़े जाति के हैं। नहीं, उस समय जातिवाद ये सारी चीजें थी, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, संरचना शिल्प, यानी 6.5 में आप क्या देखेंगे, संरचना शिल्प। देखो यह एक वर्णनात्मक कहानी है, यानी इस कहानी में वर्णन किया गया है और वर्णनात्मक कहानी है। इसमें प्रेमचंद एक ईमानदार नमक के दरोगा की कहानी कहते हैं, यानी इसमें जो प्रेमचंद जी हैं वो जो एक ईमानदार नमक का दरोगा, उसके बारे में कहानी कहते हैं। कहानी का आरंभ वैचारिक गद्य के रूप में, यानी कहानी का जो शुरुआत होती है एक गद्य के रूप में, एक वैचारिक विचार जो होता है उसके रूप में की गई है, जहां प्रेमचंद अपने युग की समझ देते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि में निर्माण के लिए प्रेमचंद देश दुनिया की बातें कहते हैं, यानी कहानी के शुरुआत में प्रेमचंद देश दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं ताकि नायक को इस परिवेश में स्थापित किया जा सके, यानी कहानी का जो नायक हीरो है उसको बता सके वह कैसा है। मुंशी बंसीधर के पिता भी इसी तरह की बातें नायक को समझाते हैं, यानी मुंशीधर के पिता भी उनको बताते समझाते हैं। इसके बाद प्रेमचंद वर्णन प्रारंभ करते हैं। कहानी के भाग 2 का आरंभ होता है। जाड़े के दिन थे, रात का समय। इस भाग में यानी जब वो चल रहे थे, दोनों प्रमुख पात्र का आमना सामना था, जब उसको अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। जब नमक का दरोगा जो है मुंशी बंसीधर, जब वह पंडित ओपी दीन को गिरफ्तार करते हैं, तो दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है। ठीक है, इसके पश्चात थोड़ी सी नाटकीय घटना के साथ दोनों पात्रों में तार्किक बहस होती है। नमक की तस्करी करने वाला पंडित ओपी दीन ईमानदार और दरोगा जो है
मुंशी बंसीधर के सामने रिश्वत की पेशकश करता है और ईमानदार दरोगा रिश्वत की इस पेशकश को रिजेक्ट कर देता, अस्वीकार कर देते, यानी पैसे लेने से 40,000 दे रहे थे, नहीं लिया था। दोनों की अपने तर्क हैं, ईमानदार तर्क है। लेखक के रूप में प्रेमचंद किसी भी पात्र का पक्ष नहीं लेते, यानी किसी भी पात्र का सपोर्ट नहीं करते। प्रेमचंद आते हैं, वो निष्पक्ष होकर के बातें लिख रहे हैं। हालांकि उनकी सहानुभूति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मात्मा पात्र मुंशीधर के साथ है, यानी किसी का समर्थन नहीं करते हैं प्रेमचंद, लेकिन उनकी जो सहानुभूति है वह जो ईमानदार दरोगा है, नमक के जो दरोगा हैं मुंशीधर के साथ उनकी जरूर है। इस परस्पर संवाद का विकास होता है, अंततः पंडित ओपी दीन गिरफ्तार हो जाते हैं। इस प्रकार की कहानी है, इसको आपको भूमिका में लिखना पड़ेगा। अब हम इसकी शैली की बात करेंगे, किस प्रकार की शैली है, ध्यान से देखिएगा। कहानी की घटनाएं अत्यंत सामान्य है, यानी इस कहानी में जो घटनाएं घटती हैं वो सामान्यता कहानी, सिंपल सी कहानी है। प्रेमचंद सहज से उन घटनाओं का वर्णन करते हैं। इन घटनाओं से दोनों पात्रों का चरित्र उद्घटित होता है, यानी इस कहानी से पता चलता है कि दोनों जो पात्र हैं, वो दोनों कैरेक्टर हैं, किस प्रकार के हैं। यही लेखक का उद्देश्य भी है, यानी लेखक भी यही चाहता है जो बताते हैं। इसके साथ प्रेमचंद समाज की मानसिकता को भी उद्घटित करते हैं, यानी इस कहानी में प्रेमचंद हमारा जो समाज है वो कैसा है कैसा नहीं, रिश्वत की बारे में कितना भ्रष्ट है, इसके बारे में प्रेमचंद जी यहाँ पर बताते हैं। इस हेतु वह वैचारिक गद्य से लैस पंक्ति लिखते हैं। पंडित ओपी दीन इस अगध वन के सिंह है, यानी कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसके शेर अगध सिंह के, यानी वो प्रेमचंद इस शब्द को लिखते हैं ना, अगध वन के सिंह, यानी एक प्रकार के कह सकते हैं भ्रष्टाचार को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये तो फैला हुआ है, यहाँ का तो शेर है वो। अधिकारी वर्ग उसके भक्त हैं, ठीक है, अमले उसके सेवक हैं, वकील उसके आज्ञाकारी पालक हैं, अर्दली चपरासी नौकर उसके बिना मोल के गुलाम हैं। उन्हें देखते ही सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, सभी लोग विस्मित हैं, इसलिए नहीं कि ओपी दीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए वह कानून के पंजे में कैसे फंस गए। अरे सब लोग सोच करके यही परेशान थे, अदालत के लोग जो थे, कि इतना बड़ा आदमी जो इतना पैसे वाला है ये कैसे फंस गया, इसको कैसे अरेस्ट कर लिया गया। ये नहीं कि कालाबाजारी कर रहा था, ये बड़ी शर्म की बात है, इस पर नहीं आश्चर्य है, बल्कि इसको पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया है, इसको सोच करके अदालत के सभी जितने वकील हैं, जो अर्दली हैं, जो चपरासी उपरासी हैं, जो वो सभी लोग क्या हैं, आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, क्या वह कानून के पंजे में कैसे आया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। इसी वर्णन में प्रेमचंद कचहरी का भी वर्णन करते हैं। यहाँ वकील, डिप्टी मजिस्ट्रेट, कचहरी के अधिकारी, चपरासी, चौकीदार आदि पात्रों में प्रेमचंद को टिप्पणी कर जाते हैं। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कह रहे हैं कि अदालत तो न्याय का दरबार होता है, लेकिन वहां के लोगों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी वो लोग जो जिसने करप्शन किया था, जो स्मगलिंग करते थे, पंडित ओपी दीन उनके समर्थन कर रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का मोल क्या है, जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना कहां की जा सकती है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि जहां लोग, अदालत के लोग ही पक्षपात कर रहे थे, जो स्मगलिंग करा था, जिसको पकड़ा गया था उसी का समर्थन कर रहे थे, तो वहां पर न्याय कहां से मिलेगा। इसको प्रेमचंद कहते, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं चलता है। कहानी आगे बढ़ती है और उसका धीमे धीमे विस्तार होता है। जिस सहज से पंडित ओपी दीन गिरफ्तार होते हैं, उसी सहज से छूट भी जाते हैं। यानी पंडित ओपी दीन को जैसे पकड़ा जाता है, वैसे बेचारे फट्ट से छूट भी जाते हैं, पैसा वैसा दे करके। प्रेमचंद उसी सहज से पाठक की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। अंत में कहानी अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है, जहां सभी पात्रों को आश्चर्य होता है कि पाठक ने इस चरम बिंदु की कल्पना नहीं की थी। मुंशी बंसीधर कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है, सिर्फ आभार प्रकट करते हैं। लगता है कि इस चरम बिंदु पर पहुंचने के लिए प्रेमचंद ने यह कहानी लिखी। कहानी के दोनों पात्र एक दूसरे से कट्टर विरोधी हैं, यानी कहानी में जो दो कैरेक्टर हैं, मुंशी बंसीधर और पंडित ओपी दीन, दोनों क्या है, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। मुंशी बंसीधर ने पंडित ओपी दीन को गिरफ्तार करवाया है, वहीं पंडित ओपी दीन उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं और अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, प्रस्ताव रखते हैं। दोनों पात्रों की इस सुखद मिलन से कहानी समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद ने कहानी के इस सुखद अंत की कोई टिप्पणी नहीं की, यानी कहानी पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इस खुलेपन के कारण कहानी के दो परस्पर विरोधी अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ यह निकलता है कि आप ईमानदारी से कभी
परास्त नहीं कर सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति का जीवन भी ठाठ से गुजरता है। दूसरा अर्थ यह निकलता है कि इस तरह बेईमानी ने ईमानदारी को खरीद लिया और अपनी सुरक्षा में लगा दिया। इस कहानी की कला की विशेषता इस खुलेपन में है। प्रेमचंद अपनी तरफ से इसका कोई अर्थ नहीं निकालते, यानी वो उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसमें भाषा किस प्रकार की दी गई है। यानी नमक का जो दरोगा है, जब हम संरचना शैली में लिखे उसमें भाषा लिखते हैं, ठीक है। भाषा शैली में भाषा तो लिखेंगे भाई, संरचना शैली में भाषा शैली होती है, भाषा देखेंगे। देखिएगा, प्रेमचंद उर्दू की परंपरा से हिंदी में आए हैं। यानी प्रेमचंद की पहले बारे में जब हमने बहुत सारी बातें की, उसमें बताया मैंने आपको कि प्रेमचंद पहले उर्दू में कहानियां लिखते थे, बाद में वह हिंदी में कहानी लिखने लग गए थे, ठीक है। यह कहानी भी पहले उर्दू में लिखी थी, इसलिए इसकी भाषा पर आम बोलचाल की उर्दू परंपरा का असर दिखाई पड़ता है। यह पारिभाषिक परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी भाषा राजा लक्ष्मण सिंह की परंपरा की भाषा नहीं, वरना वह राजा शिव प्रसाद की भाषा परंपरा होती। भारत में कई वर्षों तक फारसी राजकाज में भाषा थी। जब यहाँ पर मुगल शासक थे तो वहां की भाषा हमारी क्या थी भाई, फारसी थी। भारत कई वर्षों तक फारसी राजकाज की भाषा रही और कचहरी की भाषा हिंदी नहीं थी, इसलिए कई अरबी फारसी के शब्द इसमें हमें यहाँ पर सुनेंगे। कचहरी, वकील, तजवीज, ओहदेदार, दस्तावेज, गुलाम, बरकत, इस प्रकार के आदि हमें उर्दू और फारसी के शब्द दिखेंगे। प्रेमचंद कहानी में जान बूझकर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, वह शब्द सहज आ जाते हैं। इस तरह वह तत्सम शब्दों का प्रयोग भी कहानी में मिलता है। यथार्थ, शिव दत्त, निषेध, सर्वसम्मति, इस प्रकार के शब्दों को कह सकते हैं उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद की भाषा मुहावरेदार, कई बार वह मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। भाषा के सहज प्रवाह को बनाए रखने के लिए वह मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैर मोल लिया, हाथ मलते रहे, सिर पीट लिया, किनारे पट के वृक्ष, पव बाहर अलिया आदि प्रकार के मुहावरे प्रेमचंद इस कहानी में खूब यूज करते, हमें गढ़ते हुए भी दिखते हैं। जैसे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जगती थी। इस बात का संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रेमचंद ने मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। प्रेमचंद गुरु गंभीर भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत गंभीर भाषा, यानी बहुत सोच समझ के भाषा का प्रयोग करते हैं। वह गंभीर बात कहने के लिए व्यंग और परिहास का सारे, यानी प्रेमचंद हास्य और व्यंग में और मुहावरों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, कटाक्ष करते हैं और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं और उर्दू के शब्दों का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन अर्थ की गंभीरता बनी रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा पठनीय है। पाठक इसमें रम जाता है, यानी हम इस कहानी को पढ़ रहे थे तो कहानी को देखा होगा कैसी कहानी है, लास्ट में कैसे पीक पर ले आते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। इसको जैसे हम सोच नहीं सकते हैं कि जिसको उन्होंने अरेस्ट करवाया होगा वो व्यक्ति आकर के उनको नौकरी का ऑफर देगा, आप सोच नहीं सकते कहानी जब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कथाकार हैं, कहानीकार हैं, और कहानी में कितनी वैरायटी है और किस प्रकार इस कहानी को उन्होंने नमक का दरोगा जो लिखा है। अब इसको जो देखो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना तो चैप्टर नंबर 5 पहले देखिए और चैप्टर नंबर 6 बाद में देखिए, क्योंकि इसको जो नमक का दरोगा जो कहानी है ना, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 अगर आप पहले 5 देखेंगे फिर 6 देखेंगे तो आपको कहानी बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी कि कहानी है क्या, कहानी में होता क्या है, और बिल्कुल सारी जो चीजें होंगी या सारी जो बातें होंगी आपको क्लियर नजर आएंगी। तो इसलिए आप पहले कहानी इसको चैप्टर नंबर 5 देखिएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और आपको पूरी सारी बातें इसमें, फिर इसमें लास्ट में 6.6 में क्या है, जैसे इसमें मूल्यांकन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मूल्यांकन बताया गया, ये पूछा नहीं जाता है इसमें जितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया चैप्टर, आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 बता दिया। लास्ट में यहाँ पर आपका सारांश भी आ गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 6 था वो समाप्त हो गया है, और आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है।